प्रदीप जी, मैं आपसे जरा एक चीज ये समझ लूं, ये जो संचार साथी है, देखिए इसका इसका जो स्पष्ट अगर विवेचना करिए तो समझ में आता है। आज के चुनाव में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। अगर आप उसको रीड कर लें, अगर आप उसको समझ लें कि इस समय जनता ऐसे सोच रही है या उसका इस तरह का रुख है या इससे नाराज है, इससे खुश है, तो फिर आपके लिए चुनाव को जितना, क्योंकि आप लास्ट माइल तक पहुंच गए हैं, आप हर चुनाव के हर वोटर तक पहुंच गए हैं, तो फिर चीजें आपको तय करना बहुत आसान हो जाता है। और ये डेस्परेशन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी का ये डेस्परेशन था जिसकी वजह से संचार साथी, क्योंकि मोदी जी का, हिरेन जोशी का जो सबसे बड़ा रोल ये था कि वो लोगों के माइंड को रीड करके अगर मोदी जी कहते थे तो उस हिसाब से ही वो स्ट्रेटेजी बनती थी कि भाई ऐसे करो, झूठ बार बार बोलो, इनको डिमीन करो, इनको पप्पू बनाओ, इनका कुछ इस तरह का करो। कि अगर आज राजनाथ सिंह जैसा है, मैं उनको ठीक ठाक आदमी समझता था, अभी तक समझता, मतलब इतना बेवकूफ तो नहीं समझता था। अगर वो कह रहे हैं कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा देने को तैयार थे, इस तरह की बातें अगर राजनाथ सिंह कर रहे हैं तो इसका कोई सिर पैर नहीं। संचार साथी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये ध्यान से देखिए तो संचार साथी ये 24 को गायब हुए हैं। क्यों गायब हुए हैं वो तो अभी भी रहस्य है, लेकिन 24 से संचार साथी तक आने तक ये थे नहीं। और उस डेस्परेशन में जो अमित शाह का एक स्टाइल और मोदी जी की स्टाइल होती है कि अरे कोई नहीं, हम कर लेंगे, ये गया ना पीके, अरे हमारे पास हम कर लेंगे, हमारे पास इतनी अकल है। और इस बार संचार साथी इनको मुंह की खानी पड़ी, वापस आना पड़ा, हड़बड़ाहट में कुछ किया। ये कहीं ना कहीं संचार से इसका लेना देना है। ये सारे लोग जो, चाहे नवनीत सहगल हो, चाहे चाहे हिरेन जोशी हो, ये सारे लोग संचार इनके उसको ही प्लान करने। तो ये कोई रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, हितेश जैन, नवनीत सहगल, हिरेन जोशी का जाना फिर आना, फिर ये संचार साथी, सारी चीज कोई देख रहे हैं, आप कुछ डिसाइफर कर पा रहे हैं इसमें, प्रदीप जी? देखिए आनंद भाई, मैं आपकी पहली बात से शुरू करता हूँ जो आपने इंट्रोडक्शन में कही थी। शीतल भाई भी जानते हैं इस चीज को। जब हम चैनलों में काम करते थे तो एक शाम को एक सुबह डे प्लान मीटिंग हुआ करती थी कि आज डे में क्या क्या खबरें आएंगी, कहाँ से कितने बजे पहुंचेगी, क्या बुलेटिन होगा, किस पे क्या होगा। तो अभी कुछ समय पहले मैं एक अपने पुराने साथी से बात कर रहा था एक चैनल में कि डे प्लान मीटिंग अब कैसे होती है। तो उसने कहा कि जरूरत ही नहीं पड़ती, 2:30 बजे हमारे पास आ जाता है कि ये करना है और बस बात खत्म। तो मैंने कहा इसमें तो असाइनमेंट हेड और जो इनपुट हेड है उसकी टेंशन ही खत्म होगी। बोले पूरी खत्म है। तो ये सच्चाई है। दूसरा, वो जो हिमानी सूद वाला आपने छेड़ा था, थोड़ी सी उसमें आपको जानकारी दे दूं क्योंकि मामला मेरे स्टेट से जुड़ा था। आज धर्मशाला में बीजेपी की बहुत बड़ी रैली थी जिसमें अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे और स्टेट लीडरशिप जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सब कुछ थे। मैंने कम से कम नहीं तो 20-25 बीजेपी के लोगों से बात की। सबकी सबके आंखें बड़ी हो गई, कान खुले हो गए कि उन्हें किसी ने नाम ही नहीं सुना कि हिमानी सूद नाम की कोई है। और जब उन्हें पता लगा भाई ये खबर ऐसी चल रही है कि उन्हें तो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश थी, तो सब अवाक रह गए। और जब और खोजा तो पता लगा हिमानी सूद के जो पिता हैं वो रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड है और वो कांग्रेसी हैं। हिमानी सूद के पिता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं हिमाचल में। अब हिमानी सूद जिस यूनिवर्सिटी से है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एक सतनाम सिंह संधू का नाम आता है जो कहा कि भाई पैसे दिए, वो उसी यूनिवर्सिटी के मालिक है। जहां हिमानी सूद प्रो वाइस चांसलर है वो चांसलर है, वो मालिक है। वो जो साथ पोप के साथ जो फोटो भी आई है, तो उस यूनिवर्सिटी में सर्वे सर्वा है हिमानी सूद। फिर और जब खोजा तो पता लगा कि मोदी जी का जो स्पीचेस और जो पब्लिसिटी मटेरियल है या वो विदेश दौरे पे कहाँ कहाँ क्या होगा, वो भी बहुत हद तक जो है काफी टाइम तक सारा मटेरियल उसी यूनिवर्सिटी में तैयार होता था। वहां का जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में तैयार किया जाता था कि मोदी जी के लेके जो मटेरियल है या जो भी विदेश दौरे में खास करके है। तो इस कदर तक जो हिमानी सूद है, और सोचिए 1981 बॉर्न है वो, जो उनका बायो कहता है जो सोशल मीडिया पे 81 बॉर्न है वो, ये उनका इन्फ्लुएंस था। हिमानी सूद का इस कदर का इन्फ्लुएंस था। लेकिन हिमाचल में कोई नहीं जानता। जेपी नड्डा को भी जब पहली बार ये नाम बताया गया होगा तो जेपी नड्डा खुद हैरान हुए होंगे, क्योंकि जेपी नड्डा तो खुद यहाँ पर एक क्लेमेंट है चीफ मिनिस्टर पोस्ट के। वो जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटेंगे, वो आजकल लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं, अपने लिए हिमाचल में जमीन तैयार कर रहे हैं, वो यहाँ चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। एक दावेदार अनुराग ठाकुर हैं और एक दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और चौथे दावेदार
जो अभी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं, 4 दावेदार है कुर्सी, उसके बीच में अचानक से ये हिमानी सूद का नाम आ रहा, तो इसलिए वहां जो है वो जेपी नड्डा को जरा ज्यादा खलबली हुई और उन्होंने वो आगे अमित शाह तक वो बात पहुंचाई। रही बात आपने जो संचार साथी वाला बोला, ये आपने खुद अपने उस पर सारा बता दी कि वाकई में है तो चीजें इंटरकनेक्टेड है। अब मुझे नहीं मालूम इस बात में कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन अभी जस्ट आपके प्रोग्राम में आने से पहले कोई सीनियर पत्रकार थे, उनसे मेरी बात हुई, उनका फोन आया था कि ये भी पता लगा कि ये कोई ऐसी चीज हुई है जो लीक हुई पीएमओ से यूएस तक पहुंची और वो रशिया को पता लगी, रशिया के थ्रू वापस मोदी जी के ऑफिस तक बात आई कि कुछ आपके ऑफिस से ऐसी कोई लीक हुई है तो उधर तक गई। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है। अब वो संचार साथी वाला जो है उसी से रिलेटेड शायद कुछ था जो एप्पल ने और उन्होंने जो ऑब्जेक्शन भी जिस पे किया उसी की वजह से कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे ये चीज वापस ली गई है। अब मुझे इसमें सच्चाई कितनी है अभी जब थोड़ा वक्त मिलेगा तो इसको और खोजूंगा, लेकिन ये उड़ती खबर है। अब संचार साथी को लेकर सच में आपस में इनका कोई कनेक्शन है ये मैं नहीं कह सकता कि भाई नवनीत सहगल या उनके बेटे या ये, हाँ वो आपने जो बेटे वाली बात कही वो तो वो एक शक का वो है उसमें कि भाई हाँ उसके बेटे का नाम तो है उस ऐप में जो शायद आपके उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है वो कंपनी शायद, लेकिन असल में इनका सारा लिंक है कह पाना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। देहरादून में शायद, देहरादून में उत्तराखंड, हाँ देहरादून में, हाँ। लेकिन हिमानी सूद का क्या बैकग्राउंड है, क्या कनेक्शन है और क्या है वो मैंने जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी चीजें तो शायद क्योंकि शीतल भाई के मैं ट्वीट पढ़ रहा था तो इनके पास ज्यादा जानकारी हो सकती है, वो आपको शीतल भाई बताएंगे जी। प्रदीप जी मैं एक चीज और बता दूं जो अभिषेक जी ने कहा है, नेपाल और उसकी बात नहीं, जो ज्ञानेश कुमार जी जिस संस्था इंटरनेशनल आइडिया जिसके अध्यक्ष बने हैं अभी टर्म वाइज होता है वो रोटेशन में, उसके एशिया में 2 ऑफिस हैं, एक नेपाल काठमांडू एक भूटान में, और भारत उसका संस्थापक देश है, भारत में कोई ऑफिस नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपने अपने को इतना हल्का कर लिया, लेकिन प्रदीप जी ये जरा बताइए ये सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं वो होंगी जो अभिषेक जी कह रहे थे कि आरएसएस अभी उन्होंने, अभिषेक जी एक चीज और आपको समझना होगा जो मुझे जिस तरह से मैं देख रहा हूं, आरएसएस अब वो आरएसएस नहीं है। अब आरएसएस के वो लोग झोला पहन के और सेकंड क्लास के डिब्बे में नहीं चलते हैं। अब आरएसएस के जो लोग हैं वो अब मिनिमम जहाज नहीं तो चार्टर फ्लाइट भी अगर हो जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो अब किसी के घर जाके और शाम का भोजन नहीं करते हैं। वो आरएसएस भी बदला हुआ आरएसएस है, और मैं बिल्कुल ये मान रहा हूं कि ये जो पैसा मतलब लड़की शराब ये सब जो है ना, ये हर एक को इससे दूर रहना मुश्किल है। वो पुराने लोग गए, अब जो आप पहले एक समय में देखते थे कि झोला लेके भेज दिया अरुणाचल, तो अरुणाचल में पहुंचे हैं 2 साल वहीं काम कर रहे हैं, अब सब यहीं पे हैं। कोई अंबानी की फाइल में तो कहे थे ना कि अंबानी की फाइल बगल में दबा के आए थे 300 करोड़ का घूस देने। चर्चा कर रहे हैं आपको मैं याद दिला दूं, बस एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद एक नए कैरेक्टर आए थे बीजेपी में, संघ से भेजे गए थे, और कश्मीर हो अरुणाचल प्रदेश हो फॉरेन अफेयर्स हो काफी हद तक वो डील करते थे। राम माधव जी राम माधव जब हटाए गए तो उसके बाद किस तरह की चर्चा हुई आपने भी सुनी होगी और सबने सुनी कि किस तरह से वो एक राम माधव थे जी। अब इससे आगे कुछ कहना उचित नहीं बनता। नहीं, लेकिन ये जो मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये राम माधव उनका एक समय में ये था कि वो मतलब उस अलग रेस में थे भाई राम माधव, और आज ऐसा नहीं कि हमको आपको लगता है वो अपनी जगह हैं। क्या प्रदीप जी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, समहाउ इस सबका एक नर्व सेंटर हिमाचल प्रदेश इसलिए बन गया है, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि वहां पे अमित शाह का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि उस इंटरेस्ट का उनके जय शाह का जो इंटरेस्ट सर्व करता है वो सर्व करते हैं अनुराग ठाकुर सबसे ज्यादा। और इसीलिए आप देखेंगे कि सारे चैनल जो हैं उसमें एक चैनल को कहा जाता है कि ये बड़े अच्छा चैनल है, ये तो कुछ सरकार के अगेंस्ट भी बोलता है, वो राजीव शुक्ला की पत्नी का चैनल है। उस चैनल पे आप ये कहेंगे नहीं ये तो सरकार के अगेंस्ट, उसको ये कहा गया, उसको ये है क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश राजीव शुक्ला देखते हैं, कांग्रेस की तरफ से देखे जाते हैं। अब इसी को स्लीपर सेल एक ही रिश्ता बताया, रविशंकर प्रसाद की बहन का चैनल भी है। जी दोनों, लेकिन उनकी यूटिलिटी ज्यादा राजीव शुक्ला है,
मेरे ख्याल में, क्योंकि राजीव शुक्ला उस वहां पे रह के उनका काम करते हैं। राजीव शुक्ला ने तो करीब करीब हिमाचल का, प्रदीप जी अगर करेक्ट है, करीब करीब थाली में सजा के उसको भेंट कर ही दिया था। वो वापस कहां से डीके शिव कुमार आ गए। मैं प्रदीप जी ये सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, जितना हंगामा मचाया जा रहा है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच झगड़ा है, मेरा सिर्फ कहना है कोई उत्तर प्रदेश आ जाए और जरा यहाँ आके एक बार घूम जाए, कितना झगड़ा कितने पीछे है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार तो एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। इस पे मैं एक टिप्पणी चाहूंगा। मैं इस बात पे टिप्पणी चाह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है और ये इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ये टाइम कब है, हो सकता है भाई बहुत जल्दी ना आए। मैं जरा आपसे समझ लूं इस बात जी। हरि भाई को पहले बता दो, हरि भाई ये भगवा नहीं है, ये ऑरेंज है, यहाँ पर भगवा लग रहा है, तो मैं क्लेरिफाई कर लूं पहले ही, ये ऑरेंज कलर है। दूसरी बात ये है कि देखिए जो राजीव शुक्ला है वो अब इंचार्ज नहीं है, अब मीनाक्षी नटराजन है यहाँ इंचार्ज। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि राजीव शुक्ला ने वो जो आप कह रहे हैं वो तो दिया ही था, अनुराग ठाकुर को थाली में सजा के जीत दी थी, क्योंकि इतना कमजोर कैंडिडेट अनुराग ठाकुर के खिलाफ दिया जो अपने विधानसभा इलेक्शन में तीसरे नंबर पे था। इतना कमजोर कैंडिडेट दिया था और अनुराग ठाकुर के खिलाफ, तो वो तो पता था कि पूरी सेटिंग जो अनुराग ठाकुर की और राजीव शुक्ला की है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा ना डीके शिव कुमार वाला और जो एग्जाम्पल दिया, मैं ये मानता हूं आनंद भाई कि ये बहुत अच्छा है। कांग्रेस में ये बहुत अच्छा है कि जो होता है सामने होता है, जो होता है सबको पता होता है, किसकी किससे नहीं बन रही है, हाईकमान में क्या चल रहा है, कौन टिकट बांट रहा है, किसको गलत टिकट गई, किसको सही गई, ये सब सामने होता है। बीजेपी में सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, लेकिन ये जो पर्दे के पीछे है ना, ये उबाल जिस दिन इस पे आएगा, उस दिन जो आपने थोड़ी देर पहले कही ना कि एक पत्ता हटेगा थर्रा के गिर जाएगी पूरी बीजेपी, ये उसी की तरफ है। क्योंकि चीजें इतनी छुपा के की जा रही, इतनी सब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका हिमानी सूद वाला मामला, कि हैरान रह गए बीजेपी वाले भी, भाई ऐसा भी कोई नाम है जिसका चल रहा था। सपोज अगर हिरेन जोशी कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ तो वो हालत हो जाता जो राजस्थान में भजन लाल को लेकर हुआ था। तो ऐसी चीजें जो है ना पर्दे के पीछे जो छुपाई जा रही है। कोई अभी मुझे बीजेपी के नेता बता रहे थे कि खबरें ये चलती है कि मोदी की भागवत की नहीं बनती, ये वो नहीं होता। असल में ये है कि भागवत मोदी का ही आदमी है, लेकिन निचले लेवल पे संघ में बहुत रिजनमेंट है। रिजनमेंट इसलिए है कि वो संघ कहते हैं, संघ के लोग कहते हैं कि हमने सालों साल मेहनत करके एक रिश्ता बनाया लोगों के साथ, हम दुख में सुख में उनके घर जाते थे, सब कुछ जाते थे। अब होता यह है कि जब हम जाते हैं तो सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि यार तुमने कंगना रनौत जैसी को जिता दिया जिसको ना काम ना आता ना कुछ आता है, कंगना रनौत क्या बोलती रहती है, या सपोज कोई और है इस तरह के लोगों में। तो वो रिजनमेंट नीचे बहुत दिख रही है संघ के अंदर कि भाई हम किसके लिए काम करें। पहले तय तो हो कि भाई ये है, इसके लिए काम करना है। जिसके लिए काम करते हैं भेज किसी और को दिया जाता है, चुन किसी और को लिया जाता है।